हिस्सा कुर्सी का में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की, क्योंकि चुनावी बिगुल बस बजने ही वाला है। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा की जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों के अलावा कितने चरण में चुनाव होंगे, नामांकन की तारीखें क्या होंगी, कब काउंटिंग होगी, इन तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। 12 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और 5 राज्यों में होने वाले अहम विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होना है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराना है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है, वहीं बाकी के राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन मणिपुर को लेकर सवाल है, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या वहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे, एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि 5 से 7 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए मान रहे हैं कि एक ही चरण में चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसके बाद पंजाब की अगर बात करें, 117 सीटों पर पंजाब में चुनाव होने हैं। यहां पर भी लग रहा है कि एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा। गोवा में 40 सीटों पर चुनाव होना है और इसके अलावा मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। तो इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगा। लग रहा है कि फरवरी और मार्च में चुनाव होगा। मार्च में ही चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि आगे बोर्ड की परीक्षा भी होनी है। इस लिहाज से उससे पहले चुनाव का निपटारा हो जाएगा। और 5 राज्यों में होने वाले इन अहम चुनावों पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा सा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी और अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। साथ ही लखनऊ से दिलीप अवस्थी जी हमारे साथ हैं। अलग अलग राज्यों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन परमार चंडीगढ़ से पंजाब चुनाव के बारे में बताएंगे, किशोर रावत देहरादून से उत्तराखंड के बारे में बताएंगे, अरविंद हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मनीष हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो कि गोवा चुनाव पर हमसे बातचीत करेंगे। बहुत ही अहम ये चुनाव है और अब से कुछ ही देर बाद चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अरविंद जी, मेरा सवाल पहला आपसे, 5 राज्यों के चुनाव बेहद अहम है। एक साथ 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इस लिहाज से तैयारियां भी बड़े स्तर पर इलेक्शन कमीशन को करनी है। निश्चित रूप से, और ये राज्यों का चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि ये मोदी जी का मिड टर्म पोल होगा कि उनपे एक तरह का मैंडेट आएगा। नोटबंदी हुई है वो है, और अगर उत्तर प्रदेश खासतौर से इन 5 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो इन सब पे मुहर लग जाएगी कि उन्होंने जो अब तक किया है वो और नोटबंदी, ये सब इस पे जनता का मैंडेट है उनके साथ, और फिर उनकी पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से काफी ऊपर जाने वाली है। और अगर उल्टा हुआ तो उनकी पॉलिटिक्स को भी संकट शुरू हो जाएगा, और जो सेकेंड हाफ होगा उनके शासन का वो मुश्किलों भरा होगा। तो उत्तर प्रदेश में और राज्यों की अपनी अपनी राजनीति जो है ही, असली महत्व इसका इस बात से है कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए इसका काफी महत्व होने वाला है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के लिए इसका काफी महत्व होने वाला है। और इसीलिए हम सब लोग इतने इन चुनावों को लेकर उत्सुक हैं कि यहाँ क्या होता है, किस किस्म से चुनाव होते हैं, क्या नतीजे आते हैं। अवधेश जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 5 राज्यों के अपने अपने मुद्दे तो हैं ही, अपनी अपनी समस्याएं भी हैं, अपने अपने सियासी समीकरण हैं, लेकिन नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो कि इन 5 राज्यों के चुनाव पर छाया रहेगा और इसका कितना असर बीजेपी के फेवर में या अगेंस्ट में हम देखते हैं, वो देखने का इंतजार हो रहा है। देखिए, नोटबंदी का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन अकेले वो मुद्दा होगा और उस पर वोटिंग होगी, इससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव है तो कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कुछ स्थानीय, कुछ राज्यों के मुद्दे होते हैं, कुछ जहां जहां चुनाव लड़े जाते हैं उन क्षेत्रों के मुद्दे होते हैं, फिर जातीय समीकरण होता है, सांप्रदायिक समीकरण होता है, इन सबको मिला के चुनाव परिणाम आता है। लेकिन नोटबंदी चूंकि उन सब लोगों को प्रभावित किया है जिनके बैंकों के खाते में पैसे थे, इसलिए एक मुद्दे के रूप में रहेगा।
लेकिन इसका परिणाम का मतलब यह है कि अभी अगर आने वाले 15-20 दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार इसको संभाल लेती है, लोगों को पैसे वगैरह मिलने लगते हैं, तब ये उतना बड़ा मुद्दा मार्च तक, चुनाव तक नहीं रहेगा। अगर नहीं संभालते हैं तो शायद बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन ये चुनाव नोटबंदी पर कोई जनमत सर्वेक्षण होगा, इसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं हर जगह, क्योंकि अब हर जगह नोटबंदी को मुद्दा तो स्वयं भाजपा भी बना रही है, प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में बोल रहे हैं, अमित शाह भी बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी बोल रही हैं, इसलिए एक मुद्दे के रूप में तो यह होगा। लेकिन ओवरऑल चुनाव में अनेक मुद्दे काम करेंगे और उन सबको मिला के परिणाम आएगा। और ये परिणाम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि पहली बार वो पंजाब और गोवा में लड़ रही है, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबके लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल, हम तो हर राज्य की विस्तार से बात करेंगे, एक एक राज्य में क्या क्या मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर वोटर्स किस तरह से वोट कर सकते हैं, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश का रुख करें, दिलीप अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दिलीप जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी बार बार टूट की कगार पर पहुंचती है, बार बार समझौता होता है, अभी तक स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है कि एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे या फिर अलग अलग होकर चुनाव में उतरेंगे। वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश के वोटरों को साधने की लगातार कोशिश करती आई है। बीएसपी से बहुत से बड़े नाम हैं जो कि पार्टी को छोड़ चुके हैं, उसका कितना असर बीएसपी पर पड़ेगा, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको इस वक्त खंगालना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और हमेशा उत्तर प्रदेश का चुनाव, चूंकि इतनी ज्यादा सीटें हैं यहां से, लोकसभा और विधानसभा दोनों की, इसलिए हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। एक तरह का पेरिस्कोप है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का। इस समय ये चुनाव होना जब बीजेपी डिमोनेटाइजेशन के एक मुद्दे से उभरने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी में राजमहल का संघर्ष चल रहा है, बीएसपी का, जैसा आपने ठीक कहा कि अभी कहीं अता पता सा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ बिखरी सी पार्टी दिख रही है, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर खड़ी नजर आती है। 4 बड़ी पार्टियों का ये हाल है। और खासतौर से इसमें अगर ये देखा जाए कि पिछले 2 चुनाव एक क्लियर मैंडेट लेकर आए थे, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस बार क्लियर मैंडेट आएगा या नहीं आएगा। मुद्दा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जी चलिए दिलीप जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी ऑडियो लाइन में थोड़ी सी दिक्कत है। इस वक्त अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, बहुत सारे और मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस पर चर्चा हो सकती है, जो कि नतीजा क्या निकलेगा इस चुनाव का उसके लिए निर्णायक हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसको लेकर खड़ा हो रहा है। क्या समाजवादी पार्टी एकजुट होकर एक साथ चुनाव में उतरेगी, नहीं उतरेगी? बार बार समीकरण बदलते जा रहे हैं, तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब एक बार फिर से लग रहा है कि सुलह की कोशिशें की जा रही हैं आजम खान की ओर से। 12 बजे एक बहुत अहम बैठक भी वहां पर होने वाली है। तान्या, अभी की आपको मैं तुरंत की खबर बताता हूं कि आजम खान 12 बजे से पहले 11 बजे ही मुलायम सिंह यादव के आवास पे पहुंच चुके हैं। शिवपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, ये सारे के सारे लोग अंदर बैठे हुए मुलायम सिंह यादव के साथ, और उनके साथ बातचीत हो रही कि आखिर अगला कदम इन लोगों का क्या होगा। क्या अखिलेश यादव को मनाने की कोशिश की जाएगी? क्या पिता पुत्र में मित्रता हो जाएगी, दोनों लोग मान जाएंगे, दोनों लोग सुलह कर लेंगे? इसको लेके कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। कोशिश ये हो रही कि कल अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए हैं उस पर किस हद तक सहमति बन पाती है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। कल हमारी कुछ बड़े नेताओं से बातचीत हो रही थी। चुनाव चिन्ह को लेके अब जो फैसला करना है वो इलेक्शन कमीशन को करना है, क्योंकि साइकिल कहीं न कहीं फंस गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो अखिलेश यादव के गुट के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि अब तो फैसला चुनाव आयोग को करना है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, इसलिए अगर वो चाहें भी तो भी साइकिल पर अब कोई निर्णय नहीं कर सकते। अगर अब कोई निर्णय करेगा तो वो चुनाव आयोग करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से जो लिस्ट दी गई है 403 लोगों की, कुछ छोड़ के, 1-2 कुछ प्रत्याशियों को छोड़ के, उन प्रत्याशियों का क्या होगा, उन प्रत्याशियों के भाग्य का क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन की घोषणा होने के बाद अखिलेश यादव की तरफ से एक और लिस्ट जारी की जाएगी। जो बाकी बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको लेके प्रिपरेशन हो चुकी है, उनके नाम तय हो चुके हैं, तो ऐसे में विवाद और बढ़ेगा। तान्या, बिल्कुल
अवधेश जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला ये कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों में खास तौर पर हुआ है, उसके बाद क्या अब आपको लग रहा है कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव में उतर पाएगी? जितने गिले शिकवे हैं उनका बहुत बड़ा एक पिटारा सा बन गया है, क्या वो सब दूर हो पाएंगे? क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक है, आज अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। दूसरा सवाल यह है कि जो कुछ हुआ है समाजवादी पार्टी में, उसका कितना नुकसान पार्टी को हो रहा है, अखिलेश को हो रहा है, मुलायम को हो रहा है, कितना नुकसान या फायदा दूसरी पार्टियों को हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की एकता की गुंजाइश तो लगभग खत्म हो गई है। इसमें इस समय एकता ढूंढना, अगर ऊपर से किसी प्रकार से सतही एकता हो भी जाएगी तब भी अंदर से वो एकता नहीं रहेगी। तो क्योंकि जिन कारणों से समाजवादी पार्टी का संघर्ष हुआ है, उनका मूल ये था कि अखिलेश यादव पार्टी और सरकार दोनों पर अपनी फुल ऑथोरिटी कायम करना चाहते थे और यह स्वाभाविक भी था, जबकि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। तो इसमें अब तो जाहिर है कि ये इसके कारण पार्टी इस समय दो भागों में विभक्त नजर आ रही है। दोनों पक्ष चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी में इस समय एकता की, क्योंकि जो शर्तें अखिलेश यादव की हैं उनको मुलायम सिंह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और जो मुलायम सिंह चाहते हैं वो अखिलेश तैयार नहीं है। फिर भी अगर दोनों को अंतिम समय में कोई बात लगे कि नहीं, इससे हम चुनाव लूज कर सकते हैं, चलो तात्कालिक रूप से हम समझौता कर लेते हैं, तब भी वो 403 सीटों पर वो समझौता कायम होगा, इसमें मुझे संदेह है। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी है। बिल्कुल, अपना बहुत ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी कर चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसका फायदा किसे मिलने वाला है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटर, तब से कुछ ही देर बाद 12 बजे इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के चुनाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। कब कब कितने चरण में कहां चुनाव होंगे ये साफ हो जाएगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त चुनाव आयोग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी मार्च में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, जहां 5 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं, वहीं दूसरे राज्यों में एक ही चरण में चुनाव मुमकिन है। देखिए तानिया, चुनाव आयोग कुछ ही देर में यानी कि करीब 45 मिनट के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, तीनों चुनाव आयुक्त पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग में इस समय, और इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की जा रही हैं। कुछ ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है, जहां पर कि 5 से 7 चरणों में चुनाव का ऐलान होगा। फरवरी से चुनाव चालू करके 15 से 20 मार्च तक ये चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। 20 तारीख तक कहा जा रहा है कि 20 मार्च के पहले पहले मतगणना के रिजल्ट भी आ जाएंगे, यानी कि चुनाव परिणाम भी 20 मार्च के पहले आ जाएंगे। मणिपुर की स्थिति को काफी संवेदनशील माना जा रहा है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग भी चिंतित है। केंद्र सरकार से उन्होंने अतिरिक्त बल भी मांगा है मणिपुर के लिए। बाकी जो छोटे राज्य हैं, चाहे हम गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, तीनों जगह पर, मणिपुर को मिला के चारों जगह पर एक ही चरण में चुनाव हो जाएंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 5 से 7 चरणों की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पर हमने चर्चा भी की। अब हम चंडीगढ़ का रुख करते हैं, जहां से विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, पंजाब का जब भी चुनाव होता है तो सीधा मुकाबला बीजेपी अकाली बनाम कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एक सरप्राइज पैकेज की तरह से वहां पर पहुंची है, पहली बार चुनाव में उतर रही है। क्या सरप्राइज कर पाएगी वहां पर बाकी के दलों को आम आदमी पार्टी, एक सवाल अब बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल साख का चुनाव है, अस्तित्व का चुनाव है। पहली बार ट्रायंगुलर जो है यहां पर जो कैंपेन प्रोसेस शुरू हुआ पंजाब में, तान्या, यहां पर पहली बार पंजाब की बात करें तो अकाली भाजपा के बाद साथ कांग्रेस का जो हमेशा मुकाबला रहा ट्रायंगुलर, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई यहां पर लड़ रही है और नशे के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी छोटे सिंह जो सुच्चेपुर है, उनके वजूद, उनके द्वारा जो एक ग्राउंड दिया गया था आम आदमी पार्टी को, और उनको पार्टी से निकालने के बाद उनके द्वारा अपना फ्रंट खड़ा किया गया, तो समीकरण कई जगह पर यहां पर जो है बदलते दिखाई देंगे। कांग्रेस के द्वारा जो है सिद्धू दंपत्ति को अपने साथ लिया गया है, साथ ही साथ प्रगट सिंह जो है वो भी छोड़ के आए। तो ऐसे में अकाली भाजपा के लिए भी काफी मुश्किल रहने वाला है ये चुनाव, क्योंकि विकास के मुद्दे को लेकर जो है अकाली भाजपा गठबंधन जो है इस चुनाव में उतरेगा। वहीं कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो नशे के साथ साथ जो बाकी पंजाब के ज्वलंत मुद्दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको लेकर इस चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। अब जैसे ही
तारीखों का ऐलान होगा। देखना यह होगा कि कितनी जान जो है इन तीनों दलों के द्वारा झोंकी जाती है ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, यहां पे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी पर भी कम आरोप नहीं लग रहे हैं। पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर महिलाओं के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, इस तरह के आरोप वहां पर आम आदमी पार्टी पर भी लगे हैं। गोवा का रुख करते हैं, पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, गोवा का चुनाव कितना अहम है और क्या अहम मुद्दे वहां पर रहेंगे? देखिए तान्या, जहां तक बात है गोवा के चुनाव की, राज्य छोटा हो या बड़ा हो, संख्या बल के आधार पर मोदी ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी और उनका नेतृत्व जो देश वो कर रहे हैं उसको लेकर हर जगह उनका डंका बजता रहे। लेकिन इस प्रयोगशाला में क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। जहां तक गोवा की बात करें तो गोवा में बीजेपी के लिए चौतरफा संकट है। एक तो सबसे पहले सरप्राइज एलिमेंट के रूप में है वो है आप पार्टी, उसके अलावा दो सू ने परेशान कर रखा है। एक तो सुधीन ढवलीकर जो कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से हैं, जो कि सरकार में मंत्री थे और अब से कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत करके बीजेपी के साथ नहीं आने का मन बना लिया। और जहां तक बात की जाए वेलिंगकर की, सुधीर वेलिंगकर जो कि कभी पार्टी के साथ थे, संघ के कार्यवाह रह चुके हैं गोवा के, उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही, बीजेपी के खिलाफ ही अपना दल बनाकर चुनाव में वो बीजेपी के सामने ताल ठोकेंगे। तो चुनौती बहुत बड़ी है। चूंकि छोटा राज्य है, 40 सीटों की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां का चुनाव बड़ा रोचक होगा, क्योंकि कोई नहीं दावा कर पा रहा है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि भीतरघात बीजेपी के भीतर ही है और एक सरप्राइज एलिमेंट है जिसका नाम आप है। बिल्कुल, और अब हम उत्तराखंड चुनाव पर बात करने के लिए देहरादून का रुख करते हैं। किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, हरीश रावत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, सीडी कांड की आवाजें बहुत ज्यादा गूंजी, अपने साथियों को एकजुट नहीं रख पाए हरीश रावत। ये तमाम तरह की बातों के बीच कितना अहम इस वक्त उत्तराखंड का चुनाव है? देखिए तानिया, अगर उत्तराखंड के चुनाव की बात करें तो इससे पहले 3 चुनाव हो चुके हैं, यानी 16 साल में 3 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस ने और 1 बार बीजेपी ने सत्ता पर राज किया है। लेकिन ये पहला चुनाव होगा जिसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, जबकि बीजेपी वर्सेस हरीश रावत है। क्योंकि बीजेपी के तमाम जितने भी यहां पे लीडर्स आए या फिर 16 केंद्रीय मंत्री आ गए, नरेंद्र मोदी खुद यहां मौजूद, सभी ने कांग्रेस को छोड़कर हरीश रावत पे वार किया। क्योंकि हरीश रावत एक बहुत बड़ा कद है, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में हो या फिर उत्तराखंड में। तो उनके जो कद है और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव अपने पर कैप्चर कर लिया, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ हरीश रावत के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और अगर प्रचार की बात करें तो वो भी हरीश रावत ने लगातार, जब से उनकी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा, उनकी सरकार गिरी, यानी 18 मार्च से हरीश रावत चुनावी मोड में आ चुके हैं। लगातार उनकी जो रैलियां है या फिर तमाम जितना भी जनसंपर्क कर रहे हैं वो चुनावी तौर पर कर रहे हैं। ये जरूर है कि हरीश रावत ने आला कमान से कहा है कि मुझे 45 टिकट दो, मैं 45 में से लगभग 35 या 38 सीटें जिताऊंगा। तो ये बड़ा दाव खेला उन्होंने और उन्होंने कहा है कि मैं अपने हिसाब से टिकट दूंगा। तो जाहिर सी बात है पूरा जो चुनाव है वो हरीश रावत बनाम बीजेपी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही और हरीश रावत के जिस तरह से कद है, उन्होंने सारी जो पार्टीज है उनको, चाहे वो बसपा हो। और खबर वहां से ये भी है कि हरीश रावत ने प्रशांत किशोर से भी एक अहम मुलाकात की है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव पर हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी